तो कल ले लिया था, उसके बावजूद भी, आहार के बावजूद भी हमारे अंदर जो क्रिया चलती है, फिजियोलॉजिकल जो क्रिया चलती है, जो मैंने पहले दिन बताई थी, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है। आहार भी, हम कितना भी शुद्ध और सात्विक और सही आहार लें, उसके बावजूद भी अगर हमारे अंदर की क्रियाएं सही नहीं है, अर्थात हमारी दिनचर्या सही नहीं है, हमारी सोच सही नहीं है, तो वो वहां पर भी गड़बड़ होती है। बीमारियां तो सैकड़ों है। और आहार की जब स्पेशली बात करते हैं, तब एक एक रोग को लेके अलग अलग आहार की का विधान होता है कि किस रोग में क्या आहार चाहिए, किस रोग में किसको नहीं लेना है, किसको क्या लेना है। जैसे सारी बातें हो चुकी हैं कल भी कि सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार, ये सब कुछ हुआ है। तो पर अभी जो इस सब का जो कारण भी है, रोगों का कारण, जो असली कारण है, वो हमारे अंदर की सिस्टम, हमारी हार्मोनल सिस्टम। अभी जितने भी रोग होते हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा में महाराज जी के वहां जाकर भी जो भोजन होता है, वो रोगों के अनुसार देते हैं। वो सबको एक जैसा वहां प्राकृतिक आहार नहीं मिलता, सबको अलग अलग प्रकार का मिलता है, अर्थात जैसा रोग होता है वैसा आहार मिलता है। और वो रोग क्यों है? अंदर से है, हमारे हार्मोन से, हमारी जो अंदर फिजियोलॉजिकल क्रियाएं होती है। तो उसी विषय को मैं थोड़ा सा आज लेने वाली सोचा रात को, जब मुझे रंजना दीदी ने बोला कि आप फिर से ले लीजिए, तो मेरे को भी विचार था कि जरा हार्मोन्स के ऊपर हम बताएंगे कि रोग होते क्यों है हमारे कारण। परंतु वो बताने के पहले मैं कहूंगी कि यदि अभी पिछले 2 दिनों में, उस दिन भी बहुतों के हैंड रेस थे, कुछ प्रश्न है तो वो पहले कर लीजिए, उनको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद में फिर संक्षिप्त में मैं हार्मोन्स के बारे में चर्चा कर लेंगे अपन। जी दीदी, सादर प्रणाम। जी प्रणाम। आपकी हमेशा जो भी हमें जरूरत पड़ती है, आप हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो मैडम, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो मेरी खाने की दिनचर्या के विषय में थोड़ा समझना है कि कैसे खाने को हम लोग कंट्रोल करें, फिक्स टाइम कैसे खाएं। अभी कल्पना बहन जी ने कहा कि मेरे पेट में 200 एकड़ का माल भरा है, तो मुझे थोड़ा वो लगा कि पेट वाकई कम करना चाहिए। मेरी बहन जी ने मुझे ये चीज याद दिलाई है, और मैंने आज अपने ना एक गार्ड आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। तो जी 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 जी, तो बहन जी मुझे खाने का थोड़ा सा मतलब शेड्यूल बताएं कैसे रहना चाहिए। देखिए, ऐसा एक बात तो ये है कि आपकी जो प्रकृति है, जो अभी मैं आपसे प्रत्यक्ष तो मिलना हुआ नहीं है, परंतु जो केवल चित्र में देख के जो समझ में आता है और आपकी बातों से जो समझ में आता है, तो आपकी वात और कफ प्रकृति है, शायद मतलब 2 3 4 5 हाताला काय झालं? तुमचा माईक बंद करा, रंजना दीदी, तुमचा माईक बंद करा। तुमच्या कार्य बंद करा, और शरद जी भी बंद कर लें, और जैसे ही जो है जब सवाल करें तब अनम्यूट करें। तो सॉरी। तो शरद जी, एक नेटवर्क में आ जाओ। शरद भैया, नेटवर्क में आ जाओ थोड़ा सा आप, प्लीज। आपको बचपन से क्या रहा, कुछ सर्दी जुकाम वगैरह पहले ज्यादा होता था? किस प्रकार की थोड़ी सी, इतना बड़ा जीवन निकला है तो क्या तकलीफें पहले रहती थी, कुछ ऐसा आप बता सकते हैं? तकलीफें तो कभी नहीं रही मैडम, कोई ऐसा कभी बीमार नहीं हुए, और मान लो थोड़े बहुत बुखार भी था तो कभी उसको वो नहीं किया कि फीवर आया है या कोई काम रुक गया हो, ऐसा कुछ नहीं। कब सर्दी लेकिन जुकाम हमेशा होती थी बचपन में? बचपन में बस सर्दी ये जुकाम रहता जरूर था? है कि हमारे घर में हमारे बाबा का भी ज्यादा वजन था, हमारी दादी का भी, सभी लोगों के वजन, हमारी बुआ जी का भी वजन ज्यादा है हम लोगों का, तो ऐसा वही, है थोड़ा सा सभी मतलब। हाँ, इसका मतलब वही जेनेटिक है। ये हमारे शरीर में ना जीन्स होते हैं,
जो पीढ़ियों से चलते हैं, तो जो जीन्स की बनावट होती है वो हम अपने आगे वाली पीढ़ी में भी देते हैं, मतलब हमारे बच्चों में भी वही आती है। इसीलिए जब कभी कोई जैसे क्रॉनिक रोग होता है, मतलब कोई पुरानी बीमारी, लंबी बीमारी होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा पिछला भी पूछते हैं कि भाई आपके माता पिता कैसे थे, दादा दादी नाना नानी कैसे थे, है ना। तो ये जेनेटिक होता है। और अभी जो आजकल की जो क्रॉनिक डिजीजेस चल रही है ना, हार्ट, ब्लड प्रेशर, स्पेशली तो डायबिटीज और हार्ट अटैक, ये सब ये क्रॉनिक बीमारियां हैं। और इसके पीछे जेनेटिक भी एक कारण होता है, कारण कई है परंतु एक कारण है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि सभी को ओबेसिटी की वो था, अब इसके लिए आप इसको ठीक करने के लिए आपको आहार और अपना आहार का समय और आहार की क्वालिटी, कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं खाना है। और मुख्य रूप से फिर वही है कि योग और आसन प्राणायाम से आपके अंदर के जो हार्मोन्स है ना वो व्यवस्थित होंगे, क्योंकि हार्मोन ही सब बीमारियों की जड़ है। और हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है हमारा, उसके कारण अलग अलग प्रकार के हार्मोन से अलग अलग प्रकार डिस्टरबेंस से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो हार्मोनल डिस्टरबेंस जो चल रहा है वर्तमान समय में लाइफस्टाइल के कारण, आपको मैं पर्सनल बात कर रही हूँ कि जेनेटिक आप में ओबेसिटी की अगर आदत है, तो पहली बात तो उस सोच को आरंभ से करना था कि भाई हमारे घर में सब मोटे हैं तो हम ना हो पाए, इसके लिए शुरू से उस बात के लिए, मतलब प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर वाली बात आ जाती है। तो खैर अभी सामने जो भी परिस्थिति सामने है, तो आपको एक तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, मतलब अनाज की मात्रा कम रखना है। गेहूं चावल, अनाज मतलब रोटी चावल, जो भी आप अनाज के रूप में, आप तो सब समझते हैं इस बात को, उसकी मात्रा कम रखना है। वेजिटेबल्स, साग सब्जियों फल फूल की मात्रा ज्यादा करना है। 50%, कल मैंने जो स्वस्थ थाली बताई थी उसमें 50% कार्बोहाइड्रेट और 25% प्रोटीन और फैट सब मिला के जो सारा बात हुई थी, किंतु इंडिविजुअल अलग हो जाएगा। आपकी थाली में कार्बोहाइड्रेट केवल 25% रहना चाहिए। पर एक बात और है कि आप शारीरिक काम करते हैं, आप खेत जाते हैं, आप इतना ज्यादा आपकी भागदौड़ होती है, वो सब होती है, तो कार्बोहाइड्रेट तो आवश्यक है, परंतु उसको एक साथ नहीं लेना है। आप एक जी टाइम जी। में एक रोटी लीजिए और उसके बाद में फिर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद में फिर से आप कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए। और उसके साथ प्रोटीन आवश्यक है, मतलब दालें आवश्यक है। दालें किसी भी रूप में हो, खड़ी अनाज हो, फुला के उसको, मतलब जब उसको फुला लेते हैं तो उसकी प्रोटीन की क्वालिटी बदल जाती है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है। जब हम दाल जी वैसे खाते हैं उसकी प्रोटीन की क्वालिटी कम होती है। जैसे मैंने बताया कि हम खा तो रहे हैं सब कुछ, परंतु हमारे पेट में जाकर वो कितना लाभ दे रहा है, कितना हमको उससे जो फायदा मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं, और साथ में वो हमारे पाचन में अवशोषित हो रहा है कि नहीं पाचन के बाद में। तो वो इसलिए नहीं होता प्रॉपर रूप में कि एक तो वही, अभी हार्मोन्स पे बात करेंगे अपन अलग से, तो हार्मोन्स डिस्टरबेंस होते हैं। और दूसरा, जो चीज अंदर जाके पच के जिस रूप में हो जाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट पच के ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज जब ज्यादा मात्रा में होता है तो वो जमा हो जाता है हमारे पेट में, हाथों में, मतलब सब अंगों में जमा हो जाता है, तो फैट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, वो ग्लाइकोजिन के रूप में जमा होता है। चिकनाई, तो आपको कार्बोहाइड्रेट 25% लेना है। और चूंकि आपकी क्रियाविधि वैसी है, आपकी दिनचर्या आपकी शारीरिक ज्यादा है मानसिक के बजाय, तो उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट एक ही साथ नहीं लेना है, आपको दिन में 4 बार बांट के लेना है। प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर लेते रहना है और कार्बोहाइड्रेट के साथ में लेना है, मतलब जब आपने चावल रोटी कुछ भी खाई तो उसके साथ अधिक मात्रा में आपको सब्जियां खाना है। और एक बहुत बड़ी बात, भोजन करने के पहले लंच जो आपका स्पेशल, और लंच आप ये नहीं कि हम दोपहर को 1 और 1:30 बजे खा रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक जो मैंने कल वर्णन किया था, और आप लोग भी सभी जानते होंगे कि हमें जो हमारी पुरानी पद्धतियां थी भोजन की, कि कम से कम 10-11 बजे तक हमें भरपेट खाना खा लेना चाहिए।
अब भरपेट से मतलब फिर इंडिविजुअल की बात जब आ जाती है तो आपको उस समय भरपेट नहीं खाना है, परंतु क्वालिटी डाइट खाना है। तो क्या करना है आपको, सैलेड की मात्रा, फलों की मात्रा और सब्जियों की मात्रा ज्यादा पहले पहले खा लीजिए। कटोरा भर के सलाद, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां कटोरा भर के पहले खा लीजिए, आराम से बैठ के चबा चबा के, कि वो उसका रस पूरा आपके अवशोषित हो जाए। जब आप अधिक मात्रा में पहले 50% जब वेजिटेबल्स और फल आप पहले खा लेंगे तो आपकी भूख सेटिस्फाई हो जाएगी। जो कहते हैं कि भैया भूख भूख पूरी नहीं हुई, भूख खत्म नहीं हुई, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ये बात मैं सभी के लिए बता रही हूँ दीदी जो जैसे भी टमाटर obesity। का जूस फायदा करता है या टमाटर खाना पर ज्यादा फायदा करता टमाटर कच्चा भी फायदा करता है, और टमाटर को जब उबाल लिया जाता है, उसका सब सूप बना लिया जाता है, तो उसमें लाइपोपिन नाम का एक पदार्थ होता है, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है और वो क्वालिटी हो जाती है उसकी। तो आप अगर टमाटर को उबाल कर सूप बनाकर लेंगे तो वो ज्यादा फायदा करेगा। परंतु कच्चा टमाटर भी खा सकते हैं, नुकसान की बात नहीं है। आप सलाद में बनाइए, कच्चा टमाटर भी खाइए और टमाटर को पका के भी खाइए। लाइपोपिन जब होता है तो उससे मेल्स में, मतलब पुरुषों में, प्रोस्टेट की बीमारी में फायदा करता है वो लाइपोपिन प्रोटीन तत्व जो है टमाटर का। तो उबालने के बाद अब देखिए, कच्चा कच्चा है, जैसे आपको तो केवल ओबेसिटी की बात है, पेट ज्यादा बढ़ा हुआ है उसकी बात है, तो आप कच्चा टमाटर खा सकते हैं। परंतु जिनको आर्थराइटिस है वो कच्चा टमाटर नहीं खा सकते, ये बात है। और अभी इस समय में, अब तो सर्दियां जा रही है, अब गर्मियों के दिनों में जो सब्जियां ज्यादा आ रही हैं, जैसे जो लौकी है, परवल है, टिंडा है, ये आएंगी, तो इनको आप हल्का बॉईल करके, इसको पूरा नहीं पकाना है, उसकी मसाला तेल डाल के सब्जी नहीं, हाँ, SOS का आपको ध्यान रखना है। SOS मतलब सॉल्ट, ऑयल एंड शुगर, इसकी मात्रा लिमिटेड कर देना है। शुगर तो आप छोड़ ही दीजिए, आप मीठा खाना तो छोड़ दीजिए। हमने खा लिया जी। बहुत इस उम्र तक, बहुत लड्डू खा लिए, बहुत बर्फी खा ली, बहुत मीठा खा लिया। अब आप मीठे पे कंट्रोल कर लीजिए। सेटिस्फेक्शन के लिए खाना खाने के बाद में थोड़ा सा गुड़ खाइए आप, जिसकी भी बात जी हमेशा होती है। उससे हमारी जो एक मीठा खाने की जो एक अंदर से क्रेविंग होती है ना, वो ठीक हो जाती है, वो कम हो जाती है। और जब भी आपको ऐसा अंदर से लगे कि भाई अब मुझे मीठा चाहिए, इसका मतलब क्या हो रहा है, शरीर क्या मांग रहा है आपके लिए, एनर्जी मांग रहा है, शक्ति मांग रहा है। तो अब वो शक्ति आपको अकेली शक्कर से या मीठा खा के नहीं देना है, आपको वो शक्ति थोड़ी सी दूसरी चीजें, कार्बोहाइड्रेट वाले फल, जैसे केला खा लिया, उसमें मीठा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो वो आपको आपकी भूख भी कम कर देगा और आपको एनर्जी भी दे देगा, और शक्कर की मात्रा उसमें ज्यादा नहीं होगी। आप अनार खा, हाँ, आपको जो है मुख्य 3 फलों का बहुत सेवन करना है। अनार, एप्पल, सेब फल, टमाटर, ककड़ी, खीरा और लौकी। और अब गर्मियों की जो सब्जियां आ जाएंगी, और अब ये ठंड खत्म हो रही है, अब तरबूज ग्रीष्म बहन ऋतु जी, आ रही है। क्या? तरबूज कौन सा? तरबूज वगैरह ले सकते हैं। शौक से खाइए तरबूज, शौक से तरबूज खाइए, पर तरबूज खाइए, तरबूज का रस नहीं पीजिए, जी क्योंकि जी। तरबूज खाने से उसका फाइबर भी जाता है। और जनरली क्या होता है कि रस पीते हैं तो वो फिर फाइबर नहीं जाता, तो वो उतना फायदा नहीं करता, वो है ना, वो कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देगा। तरबूज खाइए, खरबूज खाइए, अब गर्मी की सब फल खाइए आप, आपके लिए फल खाने की कोई भी बंधन नहीं है। परंतु मीठा, जी डायरेक्ट मीठा खाने का बंधन है, मतलब अपन जो मिठाई बनाते हैं वो नहीं खाना है। समझ जी। में आपका प्रश्न का थोड़ा समाधान हुआ? हाँ जी और जी फिर मैम, और फिर एक और जी, हमारी मम्मी जी के हाथ थोड़े से कपते हैं। अच्छा, हाथ में जो है, हाँ, तो वो थोड़ा वो सा तो होता वो तो नर्व वो तो नर्वस प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम है। कितनी है। जी। एज हो गई उनकी, उनकी एज? उनकी एज लगभग 84 हो गई है। हाँ, तो उनकी नर्व्स की प्रॉब्लम है। उनका भी वेट बढ़ा हुआ है, वेट मैं बढ़ा है। एक मिनट बात करा रहा हूँ। हेलो हेलो। जी जी, प्रणाम आपको करते हूँ।
हाँ जी बोले। खुश रहिए आप। हाथों में थोड़ा कंपन है, मतलब सिग्नेचर वगैरह करने में तकलीफ है। अच्छा, बाकी सारी शारीरिक क्रियाएं हाँ आपकी सही चल रही है? बाकी सब हाँ शारीरिक नॉर्मल क्रियाएं चल सब? रही हैं, अच्छा परंतु ये है थोड़ा मेरे को शुगर है। अच्छा। हाँ हाँ थोड़ा बच्चों ने ज्यादा आराम दे दिया है। हाँ, यही अब तो हाँ बात होती है, दीदी यही अभी बात होती है। दीदी अभी भी पापा और मम्मी दोनों जाती हैं खेत पे। पापा कार चलाते हैं और ये बैठती हैं बगल में, और दोनों अभी अरे खेत पे जाते हैं। फिर तो नहीं वैसे फिर तो मैनेजमेंट तो पूरा देखती हूँ मैं, उसके बाद घूमती भी हूँ खेतों में। हाँ, नहीं नहीं, तब आपकी कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए आपको शुगर है ना, तो शुगर वालों हाँ को हाँ क्या होता है कि थोड़ा सा जब बाद में लेट एज में ना हम्म, नर्व्स पे, नाड़ियों पे असर पड़ता है, मांसपेशियों पे असर पड़ता है, और आंखों पे असर पड़ता है ना। तो डायबिटीज वो तो हाँ बहुत बड़ी बात है, बहुत भाग्यवान है आप कि इस उम्र में भी आप इतना सब कर रही हैं डायबिटीज के साथ में। तो हाँ हाँ आप केवल और केवल आप उंगलियों की एक्सरसाइज करिए, ये वाली इस प्रकार से, है हाँ, ना, इस हम्म, प्रकार से हाँ एक्सरसाइज करिए, और ये प्रेशर पॉइंट दीजिए, पूरी उंगलियों को इस प्रकार से दबाइए, ऐसे ऐसे सब उंगलियों जी को हाँ, प्रेशर दीजिए, और थोड़ा सा ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, हम्म, ज्यादा नहीं, अच्छा, 10 मिनट का। वो 10 मिनट में आपको सब भूल जाना है, सब कुछ भूल जाना है, मैं क्या करती हूँ, क्या मुझे रोग है, क्या मेरी उंगलियां हम्म, कप रही है, नहीं, कुछ नहीं हो रहा मुझे, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये विचार हम्म, करके आप 10 मिनट का ध्यान सुबह के समय, शाम के समय, दोनों समय करिए। और बीच में जब भी आप आते जाते जब भी बैठे हैं कुछ, तो ये उंगलियों की एक्सरसाइज करते रहिए, और थोड़ा सा ये वाला पूरा लंबा भी हाथ करके, ऐसे लंबे हाथ भी, सूक्ष्म व्यायाम में जो लंबे हाथ करके करते हैं ना, वो भी करिएगा, हाँ तो उसमें कंट्रोल जी रहेगा। ठीक है। और थोड़ा उसके कारण हम्म, होता है, अब हमारी एज के साथ में थोड़ी हमारी मशीनें कमजोर, तो हमारे पुर्जे कमजोर तो होते हैं, किसी के किसी रूप में होते हैं, किसी के किसी रूप में होते हैं, परंतु आपके तो बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल नहीं सोचिए, और दिमाग में ये बात निकाल दीजिए कि मेरी उंगलियां कमजोर है, बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए बेटे। जी बहुत अच्छा जी। चलिए जी और भी प्रश्न है, अगला प्रश्न हैंड राइज हुआ बताइए, है। बताइए अगला राम प्रश्न मिलन किसका है? राम मिलन सिंह जी का है। जी बोलो, जी बोलिए। मैम। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा प्रॉब्लम है, मैं ये अर्थराइटिस और थायराइड से परेशान हूँ, और 6 महीना पहले टाइफाइड हो गया था, तो लगातार खांसी हो रही है। टाइफाइड आपका, देखिए आर्थराइटिस है, और क्या बोला आपने? आर्थराइटिस और थायराइड, ये थायराइड, दोनों दोनों है। है। जी। और टाइफाइड 6 महीने पहले हुआ था, तो लगातार टाइफाइड तो खत्म हो गया, लेकिन खांसी कंटिन्यू लगा हुआ है। टाइफाइड कितने दिन रहा आपका? करीब 20-25 दिन रहा था। उस समय आपने क्या किया? उन दिनों में आपने क्या भोजन लिया, क्या दवाइयां ली? दवाइयाँ तो मैं एलोपैथिक लिया था, सुई सुई भी लगवाई, उसके बाद में दवा भी लिया था। जी, देखिए टाइफाइड रोग ऐसा होता है कि वो जी पूरा 3 हफ्ते का रहता है, 3 हफ्ते होता जी है टाइफाइड, है ना। जी पहले हफ्ते में तो पता ही नहीं चलता, जब पहले हफ्ते का 7वां 8वां दिन हो जाता है तब पता चलता है, तब जांच कराई जाती है कि भी बुखार कम नहीं हो रहा है, तो जी जांच कराई जाती है, तब मालूम पड़ता है कि टाइफाइड है। तो तब तो केवल मालूम पड़ता है, परंतु वो जाता नहीं है, और एलोपैथिक दवाइयों से वो टाइफाइड जो है वो सब, उसकी जो अंदर की क्रियाएं वो सप्रेस हो जाती, मतलब दब जाती हैं। जी टाइफाइड जो है वो आंतड़ियों का रोग है, आंतड़ियों का रोग है, इन्फेक्शन होता है इसमें, और जी इन्फेक्शन गलत खान पान के कारण, गलत पानी के कारण, गलत पानी मतलब दूषित पानी से और दूषित खान पान से टाइफाइड होता है, तो जी आंतड़ियां कमजोर हो जाती है। तो उन दिनों में, और वो 3 हफ्ते का रोग है, 3 हफ्ते के पहले
पूरा खत्म नहीं होता। पहले हफ्ते में धीरे धीरे बढ़ता है, दूसरे हफ्ते में तेजाई से रहता है और तीसरे हफ्ते में डाउन जाना चालू करता है। अगर उन दिनों में हमने अपना आहार विहार सही रखा, अगर हमारा भोजन सही रहा और बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक नहीं ली, तब तो वो साधारण रूप से ठीक हो जाता है, क्योंकि ये एक्यूट बीमारी है। एक्यूट बीमारी कभी भी लंबी नहीं चलती है, वो पर समय उसका जो है वो उसी समय तक रहती अवश्य है। तो यहाँ एंटीबायोटिक लेने से वो दब जाता है। अब उसके फिर बाद में उसके साइड इफेक्ट जो है वो महीनों चलते हैं, और वही कारण है कि आपकी खांसी उस समय तक ठीक नहीं हो रही है, तभी का वो दबा हुआ है। ऑलरेडी आपको आर्थराइटिस है, ऑलरेडी थायराइड है, मतलब हार्मोनल डिस्टरबेंसेस आपके अंदर पूरे तरीके से हैं। तो वो हार्मोन्स के लिए फिर हम एक दिन बात करेंगे कि कैसे उनको ठीक किया जाए। मोटी बात तो यही है कि इस दिनचर्या से चला जाए। बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में जो मैंने कल बात की थी, जो बेसिक बातें क्या है, हमारी दिनचर्या बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार, मतलब सूर्य की हमारी पूरे सुबह से शाम तक का जो टाइम होता है उसके अनुसार चले, ऋतु के अनुसार चले और अपनी प्रकृति के अनुसार चले। ऐसी हमारी जब दिनचर्या चलती है तो हार्मोनल डिस्टरबेंसेस नहीं होते, और हार्मोनल डिस्टरबेंसेस के कारण रोग होता है। तो असली जड़ कहाँ है? वो हार्मोन्स। तो उनको ठीक करना है। वो ठीक कैसे होंगे? हमारी इस दिनचर्या से, वो आहार से, हमारे भोजन से। अब आपको चूंकि आर्थराइटिस और थायराइड है, आपके भोजन में बहुत सारी बातों का कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका आहार अलग होगा, है ना, बहुत सारी चीजें, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो अब टाइफाइड के लिए मैं एक बात बता देती हूँ, अभी फिलहाल खांसी कैसी हो रही है आपको? बार बार खांसी में सुबह में और शाम में ज्यादा होती है, सूखा खांसी, सूखी खांसी होती है ना। जी जी। एक मेडिसिन, गला एक मेडिसिन का नाम गला मैं बता रही हूँ, वो कुटकुटाता आप लिख लीजिए। हाँ, क्या? गला कुटकुटाता है, गला में कुटकुटाता है, उसके बाद खांसी होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गई मैं। तो एक मैं दो होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बता रही हूँ, वो आप ले लीजिए, एक आध हफ्ते तक लीजिए, और फिर देखिए उससे आराम मिलेगा। जहां तक मुझे उम्मीद है 90% आराम तो उससे मिल जाएगा। और फिर ना मिले तो फिर मैं थोड़ा आपको भोजन के बारे में हम एक दिन और अलग से बात करेंगे, इसी योगाहार में ही, आहार के ऊपर भी, हार्मोन्स के ऊपर भी। अब मेरा सबकी समस्याएं सुन के अब मेरे दिमाग में आ गया कि हर हफ्ते में एक बीमारी के ऊपर हम बात करेंगे, और उस बीमारी को लेके सब आहार करेंगे। अभी आप लिख लीजिए दो मेडिसिन के नाम। ब्रायोनिया, हिंदी में ही लिख लो, स्पेलिंग मिस्टेक ना जी। हो, हिंदी में लिख लीजिए ब्रायोनिया। बायरोनिया। ब्रायोनिया, ब्रा, जी ब्रा, जी जी बी, जी BRA, ब्रा, जी ब्रायोनिया, वाई, YO, जी NIA, ब्रायोनिया 30। जी और जी एक और लिखिए, नक्स वॉमिका, NUXVOM, नक्स वॉमिका 200। जी। ठीक है। 200 ऐसे मैम। एक, ऐसे अभी जो एक, हेम्योपैथी का दवा ले रहा हूँ, वो अरे ले रहे हैं तो फिर क्या फाइटोलक्सा, बात? हाँ? फाइटोलक्का ले रहा हूँ 200। आपकी कितनी एज है, उम्र कितनी है? 47। फाइटोलेक का ही केवल ले रहे हैं अकेली? जी जी जी। उससे आपको फर्क हुआ है? कब से ले रहे नहीं हैं? नहीं मैम, कुछ भी नहीं हुआ। फाइटोलेक का काम नहीं करेगी अभी आपको। अभी एक तो पहले ये तो दो मेडिसिन अभी एक दो दिन बाद लेना। एक मेडिसिन केवल आज ही ले लीजिए अगर संभव हो तो। लिखो आप, टाइफाइडिनम। टाइफाइडिनम। हाँ, जी 1 ml। 1 ml। जी मैम। बस इसकी केवल और केवल एक खुराक लेना है आपको, केवल एक खुराक। केमिस्ट केमिस्ट टाइफाइडिनम का। हाँ, टाइफाइडिनम का केवल एक ही डोज लेना है। जी मैम। हाँ, आप केमिस्ट से वो पूरी शीशी भर के दे देगा आपको, परंतु आपको पूरा नहीं लेना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, और रात के समय लीजिए, जी 6-7 गोलियां एक बार ले लो 8 बजे के करीब, और फिर छह जी सात आठ गोलियां आधा घंटे के बाद में फिर ले लो।
ठीक है, बस। जी मैम। उसके बाद में 2 दिन फिर कुछ नहीं लेना, 2 दिन कोई मेडिसिन नहीं लेना। 2 जी दिन के बाद में आपको ये जो 2 मेडिसिन मैंने पहले बताई है, ये 2 जी, दिन के बाद दिन ब्रायोनिया में और नक्सोमीन। ब्रायोनिया और नक्सवामिका, ये दिन में 2-2 बार ले लेना है। जी मैम। 4-5 दिन केवल, बस। और 1 हफ्ता हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा जी बताइए रिजल्ट कैसा रहा। जरूरी नहीं है कि आप बोलेंगे कि अरे भाई अब तो हमने ले ली, उसके बाद अब हो गया, ठीक हो गया, तो भी बताइए, और ना हुआ तो भी बताइए, है ना। जी मैम। जी जी। और खान पान में मैम? खान पान में अभी आप, अब ये जो गर्मी का, एक तो फ्रिज की चीजें नहीं खाना है बिल्कुल भी, ठंडा नहीं खाना है, जी ठंडा बिल्कुल नहीं खाना है, फ्रिज को तो भूल ही जाओ। बासी खाना नहीं खाना है, और जी अभी ठंडे फलों को नहीं लेना है आपको ऐसे। जैसे अभी मैंने भाई साहब को बताया अनार के लिए, परंतु आपको अनार नहीं लेना है ना। जी आप जी आप एप्पल ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, पपीता लीजिए, ठीक है। और जी खाना सादा सादा, दाल चावल, अपनी रोटी सब्जी जो है, सब्जियां खाइए ज्यादा। बनाने का तरीका भी सही होना चाहिए, सब्जियों को उबला हुआ, थोड़ा सा उबाल के कम तेल घी में लेना है। खटाई जी बिल्कुल नहीं खाएंगे, आपको आर्थराइटिस है, खटाई बिल्कुल। आप टमाटर नहीं खाएंगे, आपको जी। टमाटर नहीं चाहिए, आपको नींबू ये नहीं चाहिए। जी, और घी दूध वगैरह ले सकते हैं? घी दूध ले सकते हैं, मात्रा में, जी लिमिटेड। जी हर चीज को घी आप दिन भर में केवल और केवल 2 चम्मच घी लेना है आपको। अब उसको और आप दूध? कैसे भी लें, रोटी में और लें, दूध? चावल में लें। हाँ, और दूध क्या? दूध? दूध दूध? भी अभी फिलहाल दूध मत लीजिए, थोड़े दिन दूध मत लीजिए। जी ठीक। अभी थोड़े दिन दूध मत लीजिए, जब तक ये आपका जो गले का जो प्रॉब्लम है वो ठीक ना हो जाए, फिर जी बताएंगे जी जी, आगे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत आप, जी नमस्कार। नमस्कार। नारायण आदरणीय मीना जी। नारायण मीना जी का हैंड रेज है। जी ओम बहन जी, ओम नमस्कार, हरिओम बहन जी। हरिओम बहन जी, आपने बच्ची को फोन पर ही आपने इलाज किया, आपने, आपका बहुत धन्यवाद। परसों जुड़ी थी वो आपसे, दिशा मीना। आप हाँ होम्योपैथिक 2 गोली लिखी आपने उनको, तो उनको हाँ लेने का, उनको हाथ में नहीं लेना, ढक्कन में ही लेना, कैसे लेना उनको? हाँ, ढक्कन में लेना, हाथ जी में जी, नहीं हाँ लेना वो चाहिए। बोले, हाँ वो क्या होम्योपैथी दवाई के कुछ 2-3 नियम जरूरी है। एक तो ये जी कि वो खाली पेट लेना चाहिए। खाली पेट से मतलब कम से कम दवा लेने के आधा पौना घंटा पहले और आधा जी पौना घंटा बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है। जी दूसरा, जी हाथ में लेने से कोई नुकसान नहीं हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो त्वचा है वो पहले ही उसको वो कर लेती है, और उसमें किसी प्रकार की गंदगी लग सकती है। तो जी इसलिए जी, उसको हाँ जी ढक्कन में लेके डायरेक्ट मुंह पे, जीभ के ऊपर डाल लेना है, और यहाँ जीभ पे ही चूस लेना है। ये जी होम्योपैथिक जी मेडिसिन का लेने का नियम है। फिर उसके जी साथ में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके साथ कुछ चीजें नहीं खाना है। परंतु अभी जो मैंने बिटिया को बताया है, उसके लिए ऐसा कोई क्या नहीं खाना, वो तो वैसे भी हॉस्टल में रह रही है, कितना कंट्रोल कर सकती हैं। तो ठीक जी है, फिर भी मैंने उसको समझा दिया था ये बातें तो। और जी जी जी, अब मैंने उससे तो पूछा था कल, मैंने कहा गोली लेने का हाथ में नहीं लेना, कि ऐसा मुझसे कुछ नहीं बोला। मैं कि नहीं, होम्योपैथिक दवा हाथ में नहीं लेते, ढक्कन या चम्मच में ही लेके खाते हैं उनको, कि नहीं ऐसा, चम्मच मैं नहीं, कि ऐसा ही है। चम्मच भी नहीं, चम्मच भी नहीं, जी, केवल ढक्कन, जो शीशी का ढक्कन है उसमें ले लीजिए। चम्मच में जब अच्छा, जब हम लिक्विड ले रहे हैं, तो फिर 2-4 बूंद पानी में 2-4 बूंद दवाई डाल के फिर ले लेते हैं, जी ऐसा। जी जी जी। आपने असली एमआरआई कारण का, ये, जी, आपने एमआरआई का बोल देखिए दिया, देखिए करवाया उनकी ऐसा बहन जी? नहीं, ऐसा है मेरे हिसाब से तो अब कुछ एमआरआई वगैरह की इतनी कोई जरूरत नहीं है, उसको माइग्रेन है। परंतु फिर भी जी चूंकि डॉक्टरों ने बोला है, और वो जैसा बता रही है, और आपने भी बताया कि भाई पिछले 4-5 सालों से चल रही है वो तकलीफ जी उसको। और तो एक बार एमआरआई करा ले, ये मैंने मतलब कहा है उससे, जी जी, कि मैंने बोले कहा उसका कुछ दुष्परिणाम ना हो, इसलिए मैंने आपसे पूछा बहन जी। नहीं, दुष्परिणाम एमआरआई का तो नहीं होगा, एक ही बार कराना है, बार बार नहीं। जी जी कैट है जी ना, कैट स्कैन भी करा सकते हैं,
कैट स्कैन से भी थोड़ा पता चल जाएगा। कैट जी स्कैन जी सरल होता है, दोनों जी ही जी माइंड के लिए होता है, दोनों ही दिमाग के लिए ही होते हैं। एक्चुअली है उसका माइग्रेन, पर अब क्या जी पुरानी हिस्ट्री है तो बहुत सारी बातें क्या है, जब तक हम साक्षात मिलें तब फिर थोड़ी सी और डिटेल बात हो सकती है और सही बताएं। अब बच्चे जी भी क्या है, बहुत सारी बातें, बच्चे नहीं कोई भी पेशेंट सारी बातें एक तो बताता नहीं है, आधी बातें तो छिपाएंगे पहले। वो तो फिर जी जब जी हम जी लगातार लगातार उस पेशेंट के साथ हम महीना 15 दिन जब हम जुड़ते हैं ना, मतलब मैं डॉक्टर के रूप में बोल रही हूँ, तब फिर जी हम उसके अंदर की बातें खोल लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जी जी अब जैसे कुछ भी पूछो, हाँ वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ बिल्कुल ये भी बिल्कुल सब बहन ठीक आ रहा है, वो भी ठीक जी लग रही है, पेट भी साफ हो रहा है, महीना कुछ गड़बड़ नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। अरे भाई जब सब कुछ ठीक है तो फिर तुमको तकलीफ क्या है? वही है सही बात। कह रहे हाँ, तो सही रूप से हैं बताते नहीं है। और फिर जी एक जी जी आजकल बड़ा वो भी एक साइकोलॉजिकल भी हो गया, अरे फलाना टेस्ट करा ही लो तो जबरा समझ में आ जाएगा। तो वो जी भी जी उसने भी पूछा कि वो डॉक्टर ने लिखा है, मम्मी पापा भी पूछ रहे थे कि एमआरआई करा लें, तो फिर हमने सोच समझ के बोला कि चलो ठीक है एक बार करा लो, वो भी एक क्लियर हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है, कभी छिपी बातें रहती है अपने को नहीं समझ में आती है, मैं भी अपने जी आप को वो नहीं कह रही हूँ, हो जी सकता जी है कई बार, क्योंकि अब 4-5 साल पुराना है, तो करा लीजिए एक जी बार एमआरआई, उससे जी क्लियर हो बहन जी जाएगा। बहुत बहुत आभार आपका बहन जी, बहुत बहुत आपको नहीं धन्यवाद है जो आपने उसको नहीं किया। नहीं, और 27-28 को अपना आप आ रही हैं भोपाल, तो मैंने उससे बोल भी दिया, मैंने कहा आप भोपाल में जरूर मिलना बहन जी से। उसके पिताजी हाँ जाएंगे, मैं आऊंगा उनको लेके आपके पास, आपका पूरा हाँ एड्रेस बता देना उनको। जी बहन जी ठीक जी जी। मीना जी भाई साहब बहुत बहुत आभार मत करिए, हमारे साथ रहेंगे कुसुम दीदी, और पूरे सदन का, पूरे योगाहार कार्यक्रम का बिल्कुल वो हमारे डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, तो कोई चिंता ही नहीं है, कहीं पर जाने वाली नहीं है, हमारे साथ बिल्कुल जुड़ने वाली है निरंतर। अरे तो वो तो है ही बहन जी, वो तो हमारी फैमिली डॉक्टर है ही, पूरे ग्रुप की फैमिली डॉक्टर हैं बहन जी। तो क्या कहा, जो भी समस्या बिल्कुल होगी उनका समाधान वो करेंगी। क्या कहा, बिल्कुल। जी 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 बहन जी चलिए अब जी। अगला प्रश्न ओम बहन हमारे जी। बिंदेश्वर भैया का है। जी भैया प्रश्न करें। जी सदन को मेरी मिसेज को तकलीफ है, हमको कोई तकलीफ दीदी नहीं होता है। अच्छी तो बात है, बहुत अच्छी बात जी है। जी, तो थोड़ा इनसे दीदी सुनिए कि क्या इनको तकलीफ होता है। बताइए। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। अरे पूरा पूरा हड्डी में दर्द रहता है, अच्छा, पूरा कितनी ऐसे उम्र है ऐसे। आपकी? आप तो 60 सा- साल से ऊपर होंगी, कितने हाँ उम्र हाँ, है? 60। 60 से ऊपर की है। हाँ 60 से ऊपर कितनी है, 60 से ऊपर कितनी है? 64-65 की हैं। और क्या होता है? सारी हड्डियों में दर्द के अलावा और क्या होता है? पेट साफ ही नहीं होता है, या सोचिए कि थी सिर में तो दर्द रहता है, खांसी नहीं जा रहा है, सबसे दिक्कत यही है, खराश हो जाता है गला में। देखिए, हड्डियों में दर्द तो इसलिए होता है इस उम्र हाँ में, क्योंकि हमारा महीना बंद होने के बाद में, मेनोपॉज के बाद में, हाँ, बोलिए जी। है ना, तो कमजोर हो या जितनी भी हो गई है वो बराबर मेंटेन रहे, उसके लिए हमारा पेट ठीक रहना चाहिए, हमारा हाँ खान पान सही रहना चाहिए, हमारा पेट साफ होना चाहिए। और एक बात और भी बताएं कि जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे हमारे खाने पीने की आदतें हमको बदल लेना चाहिए, क्योंकि हमारी पाचन संस्था कमजोर हो जाती है। और फिर शुरू से हमने अगर मशीन को बहुत अच्छी सर्विसिंग करके रखा है तो फिर वो मजबूत रहती है, परंतु अगर शुरू से हमने उसकी उतना ध्यान नहीं दिया है, और जो कि नहीं देती है हमारी भारतीय महिलाएं, तो देती ही नहीं है, निश्चित है बात ये। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो पाचन संस्था है ना, वो कमजोर होने के कारण पेट साफ नहीं होता, हजम कोई भी खाना हमने खाया वो सही तरीके से पचता नहीं है, तो कब्ज हो जाती है। और जब कब्जियत हो गई, इसका पेट साफ नहीं हुआ, इसका मतलब कब्जियत हो जाती है। तो आपको अपना खान पान सुधारना है, आपको बहुत हल्का खाना खाना है, पतली खाना खाना है, पतली खिचड़ी, पतली दाल,
बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं, मतलब थिक दाल नहीं, थोड़ी पतली दालें, और मूंग की दाल खाइए, तुअर की दाल नहीं खाना, चने की दाल नहीं खाना, मूंग और मसूर, ये 2 दालें आप खाइए। अधिक से अधिक आप पानी पीजिए, अधिक से अधिक आप ऐसी पतली चीजें लीजिए जो आपको पसंद हो। जैसे अगर नींबू आपको ठीक रखता है तो नींबू का शरबत पीजिए, पानी पीजिए। डायबिटीज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो बस आपको देखिए, हड्डी में दर्द तो थोड़ा सा काम क्या करते हो आप? काम क्या कुछ करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। घर तो पे थोड़ा ऊपर नीचे जाना है, बस यही काम है। ऊपर नीचे चढ़ना उतरना है सीढ़ी पे, घर का काम। घर का काम है। नहीं नहीं, काम क्या करते हैं? घर का काम करते हैं ना, मतलब क्या खाना बनाना, कुछ नहीं और भी नहीं घर के? कुछ नहीं। नहीं नहीं, बहुएं हैं सब। अच्छा, बहू है तो एक बात है, फिर आपको आसन प्राणायाम करना है, क्योंकि शरीर की एक्सरसाइज भी होना, शरीर में एक्टिविटी होना भी जरूरी है, चाहे हम कितनी भी एज के हो जाए। अपनी शक्ति के अनुसार हल्के। भाई साहब, आप बिंदेश्वर भाई साहब, आप इनको सूक्ष्म व्यायाम बताइए। ये बाबा की चेली है, लेकिन पता है ना औरत क्या करती है? दिल करेगा तो करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। दिल दिल के ऊपर तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना भाई, थोड़ा सा। नहीं तो अगर बाबा की पूरा प्राणायाम आसन जानती हैं, दूसरे को भी बताती हैं, लेकिन मन अच्छा, करेगा तब करेंगी, हमारी तरह डेली नहीं करेंगी। नहीं, आपको डेली करना है भाई। देखो, आप ये समझ लो कि वो दवाई है आपकी। आपने बीमारी पूछा ना कि बीमारी हमको ये है तो क्या दवाई है, तो दवाई आपकी ये है। आपका आसन प्राणायाम दवाई है, और प्राणायाम ज्यादा करना है, भारी आसन कुछ नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना भारी आसन। केवल और केवल सूक्ष्म व्यायाम करना है, जरूर करना है, ताकि हमारी हड्डियों में आखिरी तक आपका खून अच्छे से जाए, अच्छे से ऑक्सीजन जाए, तो दर्द में कमी महसूस होगी, है ना। और हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं आपकी, ये मैं बता रही हूँ। आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है आपको, और हो जाता है वो, आपको ही नहीं हो गया है, वो मेनोपॉज के बाद में हर महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। डिपेंड करता है, किसी को ज्यादा, किसी को कम। आराम से हमने अपनी दिनचर्या अच्छी रखी तो कम होता है, नहीं होता, और नहीं रखी तो हो जाता है। तो आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है, नियमित करना, ये समझ लो कि वो ही दवाई है, दवाई दूसरी और कुछ नहीं है। और थोड़ा सा कैल्शियम लीजिए, दूध दही खाइए आप, दूध दही आराम से खाइए, लिमिट में, सीमा के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं। साग सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां, हरी तरकारी सब खाइए, बहुत ज्यादा घी तेल भी नहीं खाना है, वो हजम नहीं होगा आपको। और नहीं खा सब्जियां ज्यादा खाइए, सलाद ज्यादा खाइए, तो आपका पेट साफ होगा। सूप पीजिए, सब्जियों का सूप पियो, रात के समय में सब्जियों का सूप पियो, सुबह के समय में सब्जियों का सलाद खाओ। ये करो तो आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होगा तो हड्डियों का दर्द वैसे ही कम हो जाएगा, है ना। खराब भी हो जाता है गला में। हाँ? गला क्या? में खराब जैसे हो जाता है। गला में खराश है तो थोड़ा सा वो करें, आप नमक के पानी से गरारा करें, नमक के पानी से गरारा करें। और जो अभी एक मैंने ब्रायोनिया मेडिसिन बताई, वो ब्रायोनिया मेडिसिन थोड़ा सा ले लीजिए। ब्रायोनिया आप भी ले लीजिए बिंदेश्वर भाई साहब, ब्रायोनिया 30। अच्छा, ब्रायोनिया अंग्रेजी 30, है? ब्रायोनिया मैं 30 थोड़ा सा ले लें। हेमोपैथिक है या होम्योपैथिक, होम्योपैथिक, होम्योपैथिक। अच्छा देखिए, जी दवाइयां तो मैं होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ही बताती हूँ, मैं जी एलोपैथिक जी दवाइयां मैं बताती नहीं हूँ, मुझे उसका बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, बेसिक ज्ञान है, परंतु जी बहुत इमरजेंसी हो जाए तो मैं कह देती हूँ कि भाई आप चले जाइए एलोपैथिक दवाई ले लीजिए इमरजेंसी में। परंतु दवाई जो बताने की बात आती है तो मैं केवल होम्योपैथी और आयुर्वेदिक और प्राकृतिक यही बताती हूँ, क्योंकि मुझे इसी का ज्ञान है। मुझे एलोपैथिक मेडिसिन का उतना डिटेल ज्ञान नहीं है, और जिस बात का हमें ज्ञान नहीं है वो हम बीच में जबरदस्ती वो नहीं करते। जी जी फिर बोलते हैं हम कि आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाइए, आप ले लीजिए, पर वो बहुत इमरजेंसी होती है तभी जाना चाहिए, नहीं तो ये छोटी ये सब बीमारियों के लिए एलोपैथिक दवाइयां जो है ना, वो रोग ठीक नहीं करती, दबा देती है। और दबाने के बाद में फिर हमारे पास आते हैं होम्योपैथ के पास
कि ये रोग हो गया है, हम 5 साल से एलोपैथिक दवाई ले रहे थे परंतु ठीक नहीं हुआ। अब आप हम फिर कहेंगे कि भाई आप 5 साल से बीमार हैं तो आपको ठीक होने में, होम्योपैथी में ठीक होने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। अरे हमने तो सुना था कि होम्योपैथी में बड़े जल्दी ठीक हो जाता है। अरे भाई कचरा तो तुमने 5 साल से इकट्ठा कर लिया तो मैं कैसे झाड़ दूंगी एक दिन में? दिवाली की हाँ। सफाई तो एक दिन में नहीं होती ना, रोज की सफाई 5 मिनट में हो जाती है, दिवाली की सफाई 15 दिन में होती है। उसी प्रकार के हमारा शरीर खाते हैं। तो प्राणिया अभी आपको 30 आपको कैसे खाना है एलोपैथी दीदी? दवाई की जरूरत नहीं है जी। दीदी कह रहा हूँ कि प्राणिया 30 कब सुबह शाम लेना है? दिन में 3 बार ले लीजिए, दिन में 3 बार ले लीजिए, ठीक जी है। खाने तो से 2-4 दिन पहले। लीजिए, बस 2-4 दिन, 4-5 दिन लीजिए, लगातार नहीं लेना। अच्छा, हम्म। तो लिक्विड फॉर्म में होता है या उसमें देते हैं लोग? वो लिक्विड भी होता है और उसी लिक्विड को गोली में बना देते हैं। अच्छा गोली जी। नहीं होती उसमें, लिक्विड बेसिक तो लिक्विड ही होता है, उस लिक्विड को गोली में बना के दे देते हैं केमिस्ट। तो आपको जी चूंकि एक ही हफ्ता लेना है, ज्यादा नहीं लेना, तो इसलिए गोली में ले लीजिए, खरीद लीजिए। फिर वो तो लिक्विड तो पूरी पैक शीशी आती है 9 ml की, 11 ml की, तो फिर वो आपके पास रखी रहेगी, क्या फायदा, जी है ना? जी तो जी जी गोली में बनवा लीजिए। और थोड़ा सा अब बस इनको तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कराइए भाई साहब, और ये सूक्ष्म व्यायाम, उससे जी ठीक जी रहेंगी, जी ठीक है। जी जी और जी, किसी का? और सब ठीक है जी जी, धन्यवाद जी जी। ओम दीदी। ओम। जी राजेश जी 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 बहन जी, अगला राजेश प्रश्न राजेश्वरी जी राजेश का है। हाँ, ओम जी, ओम। मेरे दादाजी को हाथ में झुनझुनी आती है, उसके लिए क्या करें? मतलब वो हाथ का वो झुनझुनी आए तो काम कुछ नहीं कर पाते हैं वो। दादाजी तो होंगे 70-80 के। हाँ, 70-75 साल के हैं वो। 70 है कि 75 है कि 80 है? कितने का? देखो 72, 73 साल के। हाँ, देखो इस उम्र में ना 2-2 साल में भी बहुत फर्क पड़ता है। 70-75 तो मतलब बहुत हो गया, 70 अलग बात हो गई, 75 अलग हो गई, फिर पता चला 80 के हैं, हमने बोल दिया 70-75 के हैं। देखिए इस उम्र में हमारी ये सारी चीजें कमजोर होती है, हमारी नर्वस सिस्टम कमजोर होती है, हमारी हड्डियां कमजोर होती है, हमारी मसल्स मांसपेशियां कमजोर होती है। और क्या है, हाथ हाथ में झुनझुनी बाद में आने का है, उसके पहले क्या हुआ? और उसके पहले कहा, उसके आपको हम दादाजी से बात करा रहे हैं। हाँ ओम जी। जी ओम, आप अपना वीडियो ऑन करिए कृपया, कैमरा ऑन करिए। ऐसे देखिए। जी नमस्कार, जी नमस्कार। बोले। और क्या 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 शिकायत है आपको? हमारी पहले शिकायत महीना पहले हमारे गोड़ों में सूजन रही। सूजन, हाँ हाँ समझ गई। तो डॉक्टर कहाँ गए, उससे जांच करवाई शुगर की और ब्लड प्रेशर की, हम्म तो बढ़िया नॉर्मल रही। हम्म तो फिर उन्हें दवाई लिखी हम्म 700-800 रुपया की। हम्म तो हमने लान के घर रखी, हमने बानी खाई। कहीं हम जानते हैं, जब हम पतंजलि से जुड़े हैं, हाँ तो फिर हमने एलोवेरा और ये आंवला, यही 5 प्रकार की गौमूत्र, 5 प्रकार की हमने जब दवा खाई, हमारी गोड़े ठीक हो गई। फिर गए डॉक्टर कहाँ, हमने सर हमने ये चीजें खाई और ठीक हो गए, ये दवाइयाँ वापसी कर लो। उन्हें वापसी नहीं करी। चलो उस बात को तो जाने दो, वो थोड़ा सा आपका पैसा उसमें जाना लिखा हुआ था, वो चला गया, हाँ दवाई नहीं ली आपने, बहुत अच्छा किया। और हाँ आपकी जो ये जो सारी बातें इसी से ठीक होंगी। आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं, पतंजलि से जुड़े हुए हैं, तो आप ये सब एक्सरसाइज, ये आसन प्राणायाम वो करते रहिए।
और ये थोड़ी सी जो एक कहावत है हमने बड़ों के मुंह से सुनी है कि सबसे बड़ा रोग जरा रोग। जरा रोग मतलब बुढ़ापे का रोग, जरा बोलते वृद्धावस्था को। तो सबसे बड़ा रोग जरा रोग, यानी बुढ़ापा आया तो रोग आए। अब वो रोग नहीं होते, वो हमारी मशीन कमजोर हो चुकी है, उसका पुर्जा एक एक धीरे धीरे कुछ कमजोर हो रहा है, उसके लिए ये लक्षण आते हैं। उसके लिए हमको चिंता नहीं करना है। उसके लिए जो क्रिया अपनानी है हमको कि हमारा एक पुर्जा कमजोर हुआ है हमारी गाड़ी का, उसमें हमको ऑयलिंग जरूरी है, उसकी हमको उसका बदलना जरूरी है, या उसको थोड़ी सी एक्टिविटी देना जरूरी है। उस पुर्जे के लिए क्या चाहिए, इस बात को सोचना है। तो आप तो महाराज जी से जुड़े हैं, गुरुदेव से जुड़े हैं, पतंजलि से जुड़े हैं, तो आपको, और ये सारी बहुत अच्छा किया आपने एलोवेरा। इन्हीं चीजों को सब लेते रहिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहिए। सोच, मेडिटेशन ओल्ड अवस्था में जरा रोग के लिए सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ी दवाई है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान करने से हमारी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसमें सही हार्मोन्स निकलते हैं, और जब ये नर्वस सिस्टम से, ग्लैंड्स से, एंडोक्राइन ग्रंथियों से सही हार्मोन निकलते हैं तो सारे अंग ठीक रहते हैं। तो आपको वही जरूरी है, आप थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करें और उंगलियों की एक्सरसाइज करें, अगर हाथ कपाते हैं तो वही बस है, वही दवाई है आपकी। झुनझुनी टाइप का हाथ फेरता है तो ठीक रहे। आपको दादाजी झुनझुनी उसी कारण है, वो नर्व्स दब रही हैं आपकी। हाँ। आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है गर्दन का। गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम बहुत आराम से धीरे 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 धीरे, सभी सूक्ष्म, केवल और केवल सूक्ष्म व्यायाम, दूसरा कुछ नहीं। और ध्यान, ये आप करेंगे तो इन लक्षणों पे कंट्रोल रहेगा। आप सोचें कि अब मैं वापस से आज से 10 साल पहले जो मेरी हालत थी वो हो जाए, तो प्रभु ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। हमको जो हमारी स्थिति अब आज हो गई है उसको हमको मेंटेन करके चलना है। हम उसको, कुछ रोग ऐसे हैं जो इस उम्र में भी जाके हम ठीक कर सकते हैं निश्चित रूप से, और इसको भी आप ठीक कर लेंगे, परंतु दवाई इस रूप में लेंगे। किस रूप में? और ये तो बहुत अच्छी बात है, आप एलोवेरा, आंवला और गिलोय ये लीजिए। 6 चीजें हैं ये, 6 चीजें। हाँ, वो रोज जो 5 चीजों को, गौमूत्र को, एलोवेरा को, आंवले का और बादाम, रोगन का। हाँ, बस तो आप सब तो कर लेंगे फिर और क्या एक चम्मच घी, महाराज जी बताते हैं। हाँ, 1 चम्मच घी रोज लेना चाहिए खाली पेट। तो आपको कब्ज तो नहीं रहती, पेट साफ होता है? हाँ, बड़े खी बढ़िया बढ़िया, बस तो फिर कोई बात नहीं। ये जो झुनझुनी है ना, थोड़ा सा आप ये करेंगे, थोड़ी ये उंगलियों की एक्सरसाइज करिए और साथ में आप ध्यान करिए, तो आपकी जो नर्वस सिस्टम है ना वो सही। झुनझुनी और इसलिए आती है कि हमारी नर्वस सिस्टम कमजोर होती है, और नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारा ध्यान है, मेडिटेशन है, तो वो करिए आप। आपको तो अब कोई दूसरा क्या काम है? दादाजी लोगों को तो अपने शरीर को सुधारने के लिए तो आपको सब पहले अपने लिए समय निकाल, फिर काम करो। ये नहीं कह रहे हैं, काम तो हमेशा करते रहना चाहिए, एक्टिव तो हमेशा रहना चाहिए, पर जितनी हमारी शारीरिक क्षमता है उतना तो वो करिएगा आप। 8 घंटा व्यायाम होता है किसानी में। आप जाते हैं किसान, अभी खेत पे जाते हैं? हाँ, और बटरा पट रहा है तो गन्नों खिलाने, बटरा पटा खिलाते। तब तो फिर बहुत अच्छा। 5 गन्नियां भी हैं। बस तो उसके साथ आप केवल और केवल ध्यान और मेडिटेशन कर लो, आधा घंटा 15 मिनट, तो आपकी झुनझुनी कम हो जाएगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है बहुत सुंदर। और जी धन्यवाद आपका। और मैं आगे चलती हूँ। और किसी का कोई प्रश्न? सदन से निवेदन है कि कोई प्रश्न है तो अभी भी 2-4 मिनट और बाकी है। रंजना दीदी, समय तो हो गया, 8 बज गया। कितना बज गया? हाँ, 2-3 मिनट बाकी है, तब तक कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। योगाहार की गाड़ी 10 मिनट लेट चल रही है, तो 10 मिनट आपको भी दिए जाए। हाँ, 10 मिनट मुझे तो मैं आपको बाद में फोन करूंगी। जी बहन जी, जी बहन जी, जी बोले।
मैं बोल रहा हूँ कि हमारी अम्मा जी है, माता जी जी तो वो 80 से ऊपर लगभग 82 साल के हैं और उनकी जो कमर है झुक गई है, बाकी सब ठीक है। तो उसके लिए कुछ उपाय थोड़ा। कितनी झुकी है? क्या